2024 के इलेक्शन से एक दिन पहले पूरा देश सुन रहा था बीजेपी 400 पार। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार। फिर रिजल्ट आया 293 सीट्स ओनली। और आज राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन डेट, वोटर लिस्ट और सीसीटीवी रूल्स सब एक स्क्रिप्ट की तरह कोरियोग्राफ हुए। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब कोइंसिडेंस था या केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटेजी? DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक साइंटिस्ट हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में आपने शायद सुना तो होगा पर इन डेप्थ सोचा नहीं होगा। मैंने अपने 15 साल के करियर में देश विदेश की यात्राएं की और मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी नेशन। इसीलिए मैंने अपने चैनल का मिशन बनाया है फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन नीड। अगर आप मेरे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो पे वापस आते हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि मुझे खुद डाटा उठा के देखना पड़ा। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? और जो मिला वो काफी माइंड ब्लोइंग था। कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है, लेकिन क्यों और ये किसके फायदे के लिए छुपाया जा रहा है? चलिए शुरू करते हैं राहुल गांधी की उस प्रेजेंटेशन से जो उन्होंने एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन की है और समझते हैं इस प्रेजेंटेशन के पीछे की पूरी बिग पिक्चर। तो सबसे पहले राहुल गांधी 4 पॉइंट रखते हैं और कहते हैं कि बीजेपी की जो विक्ट्री थी 2024 में वो बहुत ह्यूज और अनएक्सपेक्टेड थी। ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स दोनों काफी ऑफ मार्क निकले और इलेक्शन से पहले माहौल बिल्ड किया गया बीजेपी के द्वारा। और राहुल का मानना यह भी था कि इलेक्शन शेड्यूल भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया कि बीजेपी को एज मिले। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर। इसी वजह से उनको 2024 के इलेक्शन पे शक हुआ और इसी की वजह से उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया। और अब इन क्लेम्स को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो याद करो 2024 के एग्जिट पोल्स। बहुत सारे मीडिया हाउसेस कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार जा सकती है। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? एनडीए ने 293 सीट्स ली और कुछ जगह तो एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन ग्राउंड रिजल्ट से बिल्कुल अलग था। अब एग्जिट पोल्स गलत होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन्होंने सैंपलिंग एरर कर दिया, कुछ ऐसे लोगों को ही चुना जो सिर्फ 22 थे, या फिर ऐसा डेटा प्रेजेंट किया गया जो 22 डेटा था, या लास्ट मिनट में एक ऐसा स्विंग आया जिसकी वजह से ये एग्जिट पोल चेंज हो गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी एग्जिट पोल से इलेक्शन रिजल्ट चेंज करवाता तो वो डायरेक्ट 400 पार लेके क्यों नहीं गया? 293 सीट पे कैसे रह गया? और राहुल गांधी के क्लेम मुझे बहुत अटपटा सा लगता है कि उन्होंने कहा 293 सीट्स और एग्जिट पोल्स और ये सारी स्टोरी उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की। अब दूसरी बात इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है कि ये फुल्ली कोरियोग्राफ किया गया। फुल्ली कोरियोग्राफ का मतलब आप समझ रहे, इतना बड़ा क्लेम है ये कि जिसके बारे में सोचना भी हमारी डेमोक्रेसी को बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। तो उन्होंने ये क्यों कहा कि कोरियोग्राफ हो गया? उनका कहना यह था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के इलेक्शन उस टाइम पे कराए जब बीजेपी को एज मिल सके। अब इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, फोर्स की मूवमेंट और कभी कभी हीट वेव के रिस्क की वजह से उन्होंने इलेक्शन को इस तरीके से डिजाइन किया कि लोगों को ज्यादातर तकलीफ ना हो। लेकिन राहुल गांधी का कहना यह है कि ये डेट इस तरीके से सेट की गई थी
कि बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट पहले वोट करें। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हो कि कुछ ना कुछ है। और आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? क्या ये सीरियसली एक इतना बड़ा एलिगेशन ईसी पे जो लगाया जा रहा है वो रियल हो सकता है? अब इसी बेसिस पे राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इन सब 4 बेसिस की वजह से बहुत ज्यादा शक हुआ और उन्होंने फाइनल अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन का पहला पॉइंट ये लिखा कि महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट थी वो अनएक्सपेक्टेडली ग्रो कर गई। महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. उनका बोलना है कि 5 साल में जितने नए वोटर्स ऐड हुए उससे ज्यादा सिर्फ 5 महीने में हो गए महाराष्ट्र के अंदर। इससे रिलेटेड उन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया जिसके बाद लोगों का सपोर्ट उन्हें मिला और उन्होंने फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पे की। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जगह पे रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर प्रोजेक्टेड अडल्ट पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो सकता है। More voters than the entire population of Maharashtra. तो आप ये सोच के देखिए, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे रजिस्टर्ड है और एक दिन पहले पता चलता है अटेंडेंस रजिस्टर से कि 130 बच्चों का नाम है। तो ये बहुत ही शॉकिंग क्लेम्स है जो वो कर रहे हैं और सीधा सीधा वो ईसी और हमारे देश की डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा पॉइंट उठा रहे हैं। और राहुल गांधी इसमें ये भी ऐड करते हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में 5 बजे के बाद बहुत ज्यादा वोटर्स जो है आना शुरू हो गए थे। And then huge jump in voter turnout after 5 PM. तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा ह्यूज जंप कैसे आ गया। इलेक्शन कमीशन से उसने सवाल किए। उन्होंने बोला कि हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को पूरा प्रॉपरली सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखानी चाहिए कि 5 बजे के बाद अचानक से इतने सारे लोग कैसे वोटिंग करने लग गए। We went to the election commission. I gave speech in parliament. राहुल गांधी ने ईसी को वोटर्स का डेटा मांगा और ईसी ने मना कर दिया और कहा कि हम 45 डेज के अंदर ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। तो अब बात करते हैं एविडेंस एक्सेस की। दिसंबर 2024 में रूल 93 अमेंड हुआ जिसमें पब्लिक सीसीटीवी फुटेज एक्सेस का स्कोप काफी कम कर दिया गया। पहले ऑब्जर्वर और पार्टीज को रॉ फुटेज मिल जाती थी, अब लिमिटेड एक्सेस कर दिया गया है ईसी के द्वारा। ईसी का कहना है ये स्टेप उन्होंने इसीलिए लिया ताकि लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके और इस इंफॉर्मेशन को मिसयूज ना किया जा सके। अब क्रिटिक्स इसमें ये कहते हैं और राहुल का भी यही कहना था, अगर कुछ छुपाना नहीं है तो एक्सेस क्यों बंद कर दिया, आप डेटा क्यों नहीं दे रहे हो और डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो। अब ये तो सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है ईसी ऐसा क्यों कर रहा है कि डेटा डिस्ट्रॉय कर दे रहा है 45 डेज में? ऐसा उन्होंने बोल दिया है, ये आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं, राहुल इसी स्टेप को फर्दर लेके गए और उन्होंने बोला कि 2024 के जो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा के इलेक्शन हुए थे जिसमें 7 असेंबली सेगमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें कांग्रेस को 6 सेगमेंट पे लीड मिली, पर महादेवापुरा में बीजेपी ने लीड इतनी ज्यादा ले ली कि बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया 32,707 वोट्स के साथ। मतलब आप खुद ही सोच के देखिए, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है जो मुझे भी लगी कि जैसे कि आप 7 गेम खेल रहे हैं और उसमें 6 गेम आप जीत गए लेकिन एक गेम हार गया। वो एक गेम आपको इतना भारी पड़ गया कि 7 गेम आपके पीछे रह गए और आप वो 7 गेम जीत गए। अब ये जो महादेवापुरा की जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इसको समझने के लिए हमें महादेवापुरा को अच्छे से समझना होगा। तो 2008 से 2024 तक महादेवापुरा की वोटर लिस्ट 140% ग्रो हुई है, मतलब वोटर्स 140% बढ़ गए हैं। और बाकी जो दूसरे सेगमेंट्स थे जैसे कि श्रवणा नगर, शांति नगर, रामन नगर, ये सब जितने सेगमेंट थे इसमें 10 से 20% की ग्रोथ देखी गई और अकेला महादेवापुरा में 140% की ग्रोथ हो गई। यानी एक सेगमेंट में इतना बड़ा एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो गई और बाकी सब में नॉर्मल ग्रोथ थी। इस चीज को कवर करते हुए बहुत सारे मीडिया आउटलेट ने यह कहा कि महादेवापुरा में ये सब इंक्रीज होने का एक पर्टिकुलर रीजन है।
ये पर्टिकुलर रीजन उन्होंने ये बताया कि महादेवापुरा को 2008 में डीलैमिनेशन कर दिया गया था। डीलैमिनेशन का मतलब होता है कि उनकी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई थी 2008 में, और इसके बाद महादेवापुरा एक नया रैपिडली इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन आईटी हब बन गया। उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग थी, टेक पार्क्स थे और माइग्रेंट पॉपुलेशन की इनफ्लो के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गए थे क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और वोट शेयर ट्रेंड अगर देखें तो बीजेपी को 45% वोट मिले थे 2009 में और 2024 में 64.7% वोट्स हो गए। तो ये सारी चीजें बताती है कि बीजेपी का एक कंसिस्टेंट अपवर्ड इंक्रीजिंग ट्रेंड है वोट्स को लेके, जो दूसरे सेगमेंट में नहीं दिखाई देता। तो ये जो महादेवापुरा का जो कॉम्बिनेशन है कि अब नॉर्मल वोटर रोल ग्रोथ हो गई, स्टेडी राइजिंग वोटर शेयर ऑफ बीजेपी पार्टी, टर्नआउट ड्रॉप हो गए, इसलिए जो महादेवापुरा है ये वोट चोरी के डिबेट का एपिसेंटर बन चुका है। और आजकल की डेट में हर मीडिया आउटलेट वहां पे जाके इंटरव्यू ले रहे हैं जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में था। तो राहुल गांधी ने महादेवापुरा की वोटिंग लिस्ट से एक 7 फुट ऊंचा स्टैक दिखाया है, इतना बड़ा कि उसे मैनुअली एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। और राहुल गांधी का ये कहना है कि इन डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ये डिजिटल रीडेबल कॉपीज नहीं है। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इस डेटा को 6 महीने लगातार लग के एनालाइज किया और डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा। अब चलिए बात करते हैं हम उन पॉइंट्स की जो राहुल गांधी के मुताबिक महादेवापुरा में इलेक्शन की चोरी का सबसे बड़ा सबूत देती है। अब कोशिश करते हैं उन बातों को समझने की जो उन्होंने बताए हैं और ईसी के जो इलेक्शन कमीशन है उसके काउंटर आर्गुमेंट्स क्या थे इसको लेके। तो ये बहुत सारी शॉकिंग जो चीजें हैं जो निकल के आ रही है महादेवापुरा की इस पूरी कंट्रोवर्सी से। सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट उन्होंने बताई है ये कोई वोट डालने गए हुए लोग नहीं है, ये वोटर लिस्ट है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि ये वोट डाल चुके लोग हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो ये समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम इस सेगमेंट को अच्छी तरह डीप डाउन ब्रेक डाउन कर सकें। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 1,250,000 वोट्स की चोरी हुई है, मतलब 1,250,000 वोट्स फेक है। और उन्होंने इस एनोमली को 5 मेन कैटेगरीज में बांटा है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है डुप्लीकेट वोटर्स, दूसरी जो कैटेगरी है वो है फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, तीसरी जो कैटेगरी है वो है बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, और चौथी कैटेगरी है इनवैलिड फोटोज, और छठी कैटेगरीज है मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। आइए चलिए इन कैटेगरीज को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लेम कितने सच है और क्या ये क्लेम सही में सच हो तो हमारी डेमोक्रेसी को इनसे कितना बड़ा खतरा हो सकता है और ईसी ने क्या कहा इन क्लेम्स को लेकर। इन सब चीजों को डिस्कस करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे देश की डेमोक्रेसी कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डुप्लीकेट वोटर्स की। तो उन्होंने बताया कि 11,965 ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि ये बताता है कि एक फोटो है आदमी का और उसने 4 बार वोटिंग की है, 4 बार रजिस्टर्ड है, ऐसा वो बोलते हैं। कांग्रेस के डेटा के मुताबिक कुछ लोग इतने ज्यादा रिपीट हुए हैं, उनका नाम बार बार वोटर लिस्ट में दिखाई देता है और वो कहते हैं कि सिस्टम ने इसे डिटेक्ट नहीं किया। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट ईसी जो देती है, ईसी का कहना है कि काफी डुप्लीकेट पुराने मैनुअल रिकॉर्ड टेक्निकल एरर की वजह से क्रॉस स्टेट ओवरलैप में चले जाते हैं, यानी डुप्लीकेट डबल वोटिंग का कोई प्रूफ नहीं है और रोल रिवीजन में ये सारे जो डबल एंट्रीज है ये क्लीन हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन 4 लोगों ने ही इस चीज पे वोट डाले हैं। तो इसमें एक आदमी का नाम बार बार सामने आ रहा है, गुरकीरत सिंह डांग। ये आदमी 4 डिफरेंट बूथ पे एज अ वोटर रजिस्टर्ड है, लेकिन कभी उसने फादर का नाम कैपिटल में लिख दिया है, कभी स्मॉल में लिख दिया है, कभी मदर का नाम स्टेट कर दिया है। तो इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार
तो मुझे लगता है कि मीडिया वालों को इस आदमी को पकड़ना चाहिए, इससे पूछना चाहिए कि भाई क्या हुआ, और इलेक्शन कमीशन है उसको भी ये पूछना चाहिए कि भाई जवाब दो। तो अब बात करते हैं हम दूसरे एलिगेशन के बारे में। ये बताता है फेक एंड इनवैलिड एड्रेस। 40,009 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेक एंड इनवैलिड एड्रेस करके वोटर आईडी में रजिस्टर्ड है। ये जो एलिगेशन है इसके फील्ड चेक में भी पता चला है कि एक एड्रेस पे 20 से 30 वोटर रजिस्टर्ड है। हाउस नंबर 0, फादर का नाम DOIGFK, ये सब कुछ इन्होंने पूरा बताया है कि कितने सारे लोग, मतलब 40,000 लोग इसमें इस गलत तरीके से रजिस्टर्ड है। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। तो कुछ लोगों ने काउंटर आर्गुमेंट ये भी दिया है कि भाई हाउस नंबर 0 तो बहुत कॉमन है, कई सारे लोग लिख देते हैं, लेकिन ये जो फादर नेम DOIJF की है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि भाई आप जब किसी वोटर को रजिस्टर करते हैं तो आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि फादर का नाम इतना अटपटा और आपने रजिस्टर कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये मोस्टली माइग्रेंट वोटर्स है जो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी वोटर आईडी अपडेट नहीं हुई है। पुराना एड्रेस तब तक के लिए रोल में रहता है जब तक वोटर चेंज रिक्वेस्ट ना कर दे, लेकिन फादर्स का नाम जो DOIGP के ये सब डाला हुआ है, इसका उन्होंने कोई वो नहीं दिया है कि भाई ये रजिस्टर कैसे हो गए। अब बात करते हैं बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस। एलिगेशन ये लगाया गया है कि बहुत सारे 80-100 लोग ऐसे हैं जो एक ही वोटर एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। एक तो सबसे बड़ा वायरल केस ये हुआ कि 80 वोटर्स 10 स्क्वायर फीट के रूम में रजिस्टर्ड है। तो ये जो ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है कि इस रूम को लेके सबसे ज्यादातर एक्स टेनेंट रहते थे जो बार बार चेंज करते थे, और जिसकी वजह से उनका एड्रेस तो वही रहा लेकिन वो चेंज करके कहीं और चले गए, जो वोटर लिस्ट में उनका एड्रेस रह गया। Okay. ये उधर टेनेंट आए तो 6 मंथ to 1 year स्टे करता, बाद में दूसरा प्लेस को शिफ्ट होता। उधर ही पेमेंट कम मिले तो और एक कंपनी से ज्यादा पेमेंट मिलता, उधर जा रहा। तो आप बोल रहे हैं कि लेबरर्स रहते हैं यहाँ पर? या दिस इज एक्चुअली लेबर। तो ये एक इंटरव्यू भी सामने आया है जहां पे वो ओनर साफ साफ कह रहा है कि भाई ये वर्कर थे जो 80 वोटर्स थे, ये जहाँ पे रहते थे पहले लेकिन बाद में यहाँ से चले गए। तो मुझे ये क्लेम राहुल गांधी का थोड़ा सा वीक लगता है, क्योंकि ये रियली में हो सकता है कि इतने सारे वोटर और हमारा इलेक्शन जो कमीशन है उसको अपडेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को, तो हो सकता है कि ये क्लेम वैलिड हो। जो चौथा क्लेम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लेम है इनवैलिड फोटोज का। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4132 लोग ऐसे हैं जिनके फोटोज ही नहीं है, या तो फोटो इतने छोटे हैं या ब्लरी हैं जिसके ऊपर उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। अब ये सवाल पूछ रहे इलेक्शन कमीशन से, भाई तुमने रजिस्टर कैसे कर दिया इन 4000 लोगों को? इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए। तो इस पे इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि ये पुरानी डिजिटाइजेशन के इशू है। बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है वो एक्स्ट्रा आईडी कार्ड प्रूफ देख के ही वेरीफाई करता है, बिना उसके वेरीफाई नहीं करता। तो ये भी क्लेम कुछ थोड़ा फीका पड़ जाता है इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट के आगे। छठा और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है वो है मिस यूज ऑफ फॉर्म नंबर 6, जिसमें 33,692 फेक वोटर आईडीज रजिस्टर्ड है। ये लास्ट क्लेम इसलिए सबसे ज्यादा शॉकिंग बन जाता है क्योंकि इसमें एक वोटर है जिनका नाम है शकुन रानी। ये 70 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि 2 बार रजिस्टर्ड की गई है 2 महीने के अंदर, और इनका जो फोटो था, एक बार छोटा फोटो एक बार जूम करके फोटो दिया गया। तो इसके ऊपर राहुल गांधी ने सवाल उठाया और बताया है कि इन्होंने 2 बार वोट किया है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग केस इसलिए क्योंकि उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया है और कहा है ये 1 बार वोट किया, ये 2 बार सेम औरत ने वोट किया है और फॉर्म नंबर 6 का मिसयूज करके वोटिंग की गई। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। अगर राहुल गांधी इसको फ्रॉड बता रहे हैं तो एफिडेविट के साथ प्रूफ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब बहुत गलत एलिगेशंस है। इसी का ये कहना है इसके ऊपर।
अब आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई कि सबसे पहले राहुल गांधी ने ये इन्वेस्टिगेशन क्यों स्टार्ट की और ईसी का जो इलेक्शन कमीशन है हमारी इंडिया की, उसके क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, उनके क्या कमेंट है। हालांकि ईसी ने कभी कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक दिया नहीं है। ईसी को सामने आना चाहिए और ये सारा जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है इसको सेटल करना चाहिए। और अगर कांग्रेस अपने पॉलिटिकल एज के लिए ये सब कर रही है तो उन्हें लीगली इस चीज को आगे फॉलो अप नहीं करना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही इसको रखना चाहिए। अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉलिटिक्स तक रहने वाली चीज है, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे अटैक है, इतने सारे पॉइंट्स और 1 लाख फेक वोटर सिर्फ एक असेंबली में। तो सोचिए भारत कितना बड़ा है और कितने सारे फेक वोट हो सकते हैं इस तरीके से। तो आज का वीडियो था, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी चीज समझाने की कोशिश की है और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें मेरा दिल से शुक्रिया, और अगर जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री चीज है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिर से आपका सर घुमाने, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।